जय हिंद एवरीवन। सो लास्ट 1.5 मंथ, इवन उससे भी कम टाइम है आपके पास फॉर योर एग्ज़ाम। अभी जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ कि एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ लॉन्चिंग देयर क्रैश कोर्स। ठीक है, येस्टरडे अ स्टूडेंट वाज टेलिंग मी कि सर उस कोर्स में 10,000 बच्चे एक साथ लाइव होते हैं। ठीक है, 10,000 स्टूडेंट्स आर लाइव एक साथ, एंड द चैट मूव सो फास्ट कि टीचर रिप्लाई नहीं कर पाता जो इंडिविजुअल डाउट है। सो अभी मैं आपको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। प्लीज़ डू नॉट जॉइन एनी क्रैश कोर्स, यू विल वेस्ट योर मनी। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाना है आपको अभी। वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिवाइज़। आपको अभी क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है। जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है उसी चीज़ को आपको रिवाइज़ करना है। अब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करोगे तो एक महीने में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप कुछ टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और अभी आपके कोई डाउट्स हैं, यू कैन गो फॉर मेंटरशिप और गाइडेंस। आप अपने नोन किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करिए, वो आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे। तो इन वेरी ब्रीफ आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, दे आर वेरी मनी माइंडेड, इनकी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं। ये आपको वन शॉट वीडियोस दिखाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये इतने क्वालिफाइड हो गए हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। वन कोचिंग इंस्टीट्यूट इज टेलिंग कि हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं यूपीएससी को। यूपीएससी को वो बोल रहे हैं यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, वी आर प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल। हमसे अच्छा कोई नहीं, देखो हम हमारे यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, हमने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आया। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। यूपीएससी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसका काम है हर कैंडिडेट को सेम लेवल पे लेके आना, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे असम से, मेघालय से, राजस्थान से या केरला से, इवन फ्रॉम अंडमान और लक्षद्वीप। सभी कैंडिडेट सेम लेवल पे हैं यूपीएससी के लिए। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे जनरेट करेगी यूपीएससी? एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके करेगी। व्हाट इज़ दैट स्टैंडर्ड बुक? दैट इज़ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की जो भी बुक्स हैं वही है स्टैंडर्ड, वही आपको पढ़नी है। ठीक है, कोचिंग मटेरियल पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी। सो प्लीज़ गो फॉर मेंटरशिप और गाइडेंस। वहाँ पे आपको अच्छे से रियलिटी बताई जाएगी, एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एक स्टूडेंट टीचर रेशियो भी होता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंटरशिप गाइडेंस और क्रैश कोर्स। 10,000 स्टूडेंट्स टू वन टीचर। ठीक है, डेंजरस गेम। आइडियल जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है दैट इज़ 30:1। 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। वो आपको मिले नहीं का कोचिंग में। ठीक है, दैट इज़ वाई मेंटरशिप गाइडेंस। अभी जिनके नोन में कोई कैंडिडेट नहीं है तो दे कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, मैं शाम को बात कर लेता हूँ बच्चों से। सो माई व्हाट्सएप नंबर इज़, ठीक है, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर। अभी जो टॉपिक है अपनी वीडियो का, उस पर आते हैं कि बुक्स कौन सी आपको फॉलो करनी है। आपकी स्टडी टेबल पर सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए, प्लस एक रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो आप, दैट इज़ फॉर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़। अब ये बुक क्यों बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी निकाल सकते हो वेबसाइट से, बट फिर उसमें सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा आपको कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया। रिवाइज एनसीईआरटी बुक्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाली जो बुक है। ये कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हो आप, एरी हैंड दिशा। क्वेश्चंस तो वही हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अभी इशू क्या है कि यू हैव नॉट रियलाइज्ड कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज बुक्स आर। ठीक है, ये बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपने रियलाइज़ नहीं किया है अभी। वो रियलाइज़ आप कब करोगे, जब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा और एनसीईआरटी बुक दिखाऊंगा। ठीक है, विच आई विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप। आगे वीडियो में वही होगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको और एनसीईआरटी की बुक्स दिखाऊंगा। सो दैट इज़ वाई आई वाज टेलिंग कि प्लीज़ वॉच टिल द एंड। रिवॉर्ड एंड में मिलेगा। ठीक है, इनिशियली रिवॉर्ड कहीं नहीं मिलेगा। सो एवरी कोचिंग सेज कि मैंने जो पढ़ाया उसमें से आया, बट वहाँ से कुछ नहीं आया, उन्होंने भी कहीं से पढ़ाया है। ठीक है, अभी आपने 3 इडियट्स देखी हो तो वहाँ पे जो रेंचो है वो हर बार डेमो देता है कुछ भी चीज़ प्रूव करने से ना। करीना कपूर को बिना डेमो के समझ नहीं आता। सो एक ऐसा मैं भी आपको डेमो दे देता हूँ 200 मार्क्स का। टोटल एग्ज़ाम जो है वो 900 मार्क्स का है, उसमें से 200 मार्क्स का डेमो मिल रहा है आपको इतने कम टाइम में। यू विल इंस्टेंटली रियलाइज़ कि इन बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्ट सोर्सेज, क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ से।
एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हमें यही बुक्स पढ़नी है। आप ट्रस्ट नहीं करते हो या आप इनको छोटा समझते हो कि तो 9th-10th की बुक्स हैं, इससे क्या ही आएगा। ठीक है, यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का गेम नहीं है यहाँ। मुझे अगर 100 बातें पता हैं, उसमें से 90 बातें एग्जाम्स में आ रही हैं, तो मेरे लिए वो 100 बातें काफ़ी हैं। जिसको 1000 चीज़ें पता हैं, उसमें से 10 चीज़ आती हैं एग्ज़ाम में, तो देन स्टडिंग दोज 1000 थिंग्स इज़ अ टोटल वेस्ट। ठीक है, दिस इज़ द पेपर पैटर्न। जीएटी है, मैथ्स है। ठीक है, टोटल एग्ज़ाम हमारा है 900 मार्क्स का। मैथ्स है 300 मार्क्स की, जीएटी है 600 मार्क्स की, इंग्लिश है 200 मार्क्स की, एंड रिमेनिंग इज जीके 400 मार्क्स। So to make you realize the importance of NCERT, I will take science. ठीक है, in NDA 2 2023 50 questions were there of science. So कितने मार्क्स हो गए टोटल? 200 मार्क्स। और इन 200 मार्क्स में से एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सिर्फ 2 बुक्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वन इज़ 9th की NCERT, अनदर इज़ 10th की NCERT। सिर्फ ये 2 बुक्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, इस बुक में आई थिंक 100 पेज की बुक है, पतली सी बुक है, एंड ये 120 की है। टोटल 220 या 250 पेज थे लगभग। ये दोनों बुक आप 1 महीने में फिनिश कर सकते हो, उसके बाद 5 बार रिवीजन कर सकते थे आप। ठीक है, इतना रिवीजन हो जाता कि ये बुक आपको याद हो जाती, ईच एंड एवरी पेज आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता अगर इन्हीं दोनों बुक्स को आप बार बार रिवाइज करते रहते। अब जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसके पीछे प्रूफ भी तो देना पड़ेगा आपको। दिस इज़ द पेपर। ठीक है, NDA 2 2023 लेटेस्ट एग्ज़ाम है, लेटेस्ट पेपर है। 1-2 साल पहले का लाता फिर आप बोलते कि सर ये तो पुराना एग्ज़ाम है। लेटेस्ट एग्ज़ाम। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 9th-10th की बुक से, उस पर मैं ग्रीन टिक लगाऊंगा। सारे क्वेश्चन NCERT से हैं, कुछ क्वेश्चन 11th-12th के NCERT से भी हैं, कुछ 6th-7th-8th की से हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम 9th एंड 10th की जो साइंस की बुक है। ऑब्वियसली यूपीएससी को आर्ट्स वाले बच्चों का भी ध्यान रखना है, दैट इज़ वाई मोर वेटेज इज गिवन टू 9th एंड 10th, क्योंकि वो सब ने पढ़ी है। और जो 9th-10th के अलावा होगी उस पर आई विल यूज़ दी रेड टिक। सो आप देखते जाना कितने क्वेश्चन 9th-10th की बुक से हैं। क्वेश्चन 51 से शुरू करते हैं। The streaming of light beams coming from the sun through trees is said to have suggested that light travels in a straight line. ठीक है, the particles on the path of light beams, the particles on the path of light beams are visible to us because, ठीक है, क्लास 10th की है, NCERT साइंस, चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The phenomena of scattering of light by colored particles give rise to Tyndall effect, which you studied in class 9th. Direct statement pick कर ली, phenomena of scattering of light. Dust particle in the air scatter light into our eyes. एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, the flash of lightning is seen before the thunderstorm is heard, it verifies that। बारिश का मौसम होता है, पहले लाइटनिंग जब होती है तो पहले फ्लैश हमें विजिबल होता है, उसके बाद साउंड सुनाई देती है। ठीक है, क्लास 9th NCERT। At a time when it is cloudy, there may be frequent thunder and lightning. The sound of thunder takes some time to reach after you see the lightning. 9th क्लास में एक्टिविटी में बोला है आपको कि ये बताओ जब क्लाउडी होता है ना तो थंडर और लाइटनिंग होती है, तो थंडर की जो साउंड है वो बाद में आती है, पहले लाइट लाइट दिखाई देती है। क्लास 9th NCERT। इट वेरीफाइज दैट। व्हाट डज इट वेरीफाई? कि लाइट ट्रेवल फास्ट करती है, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए। 53 पे आ जाओ। ठीक है, 53 फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व भी किया है पहले। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्टली ये न्यूमेरिकल है तो ये डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, बट कंसेप्ट है ये बुक में, 9th की 10th की बुक में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें है। ठीक है, सो फिजिक्स के मैं सॉल्व नहीं करूँगा, केमिस्ट्री बायो का डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं आपको, फिजिक्स के भी डायरेक्ट दिख जाएंगे। क्वेश्चन 54, द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ। हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, क्लास 7th की एनसीईआरटी है। एक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है बट पढ़ा होगा तो आपको रिमेम्बर याद आ जाएगा। The wire gets hot when electric current passes through it. This is the heating effect of electric current. क्वेश्चन में क्या पूछा था? इलेक्ट्रिक आयरन हीटिंग इफेक्ट कौन से एलिमेंट से आ रहा है यूजुअली? इससे बना होता है इलेक्ट्रिक आयरन, नाइक्रोम। ठीक है, चलो इसको डायरेक्ट में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 9th 10th की बुक से नहीं है, बट दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आई विल काउंट एज डायरेक्ट बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है। सो टोटल 4 क्वेश्चंस out of 5. Next question. Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of. Galvanization एक प्रोसेस है, उसमें हम आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से एक कोटिंग करके। किस किस एलिमेंट की कोटिंग होती है वो? कौन से एलिमेंट की कोटिंग करी जाती है? 10th की एनसीईआरटी है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अभी देखो ब्यूटी देखो एग्जाम की। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. बस ये पूछा है आपसे, डायरेक्ट पिक कर लिया। और ये पिक कब हो रहा है? NDA 2 2023। इतने साल हो गए इस एग्ज़ाम को होते हुए और अभी भी रियलाइज़ नहीं हुआ है आपको कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। सो स्टिल यूपीएससी इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, और वो हमेशा यहीं से क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज जो अंडमान में बैठा है बच्चा उसको एक्सेस नहीं है कोचिंग का। अभी इंटरनेट आने से हो गया हो, बट पहले नहीं था एक्सेस, उसके पास एक्सेस था एनसीईआरटी का। ठीक है, ये कोई कॉस्टली बुक्स नहीं है कि बहुत महंगी बुक है, सिंपल गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। डायरेक्ट है, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, 54 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है, बट 9th 10th की से नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग alloys contain a non-metal as one of its constituent? alloy क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। तो इसने पूछा है कि इसमें कौन से alloy में एक नॉन मेटल हो सकता है, contains a non-metal as one of its constituent। सेम पेज से क्वेश्चन ले लिया, पहले यहाँ से लिया, बाद में यहाँ पे अलॉयज की बात हुई थी, यहाँ से क्वेश्चन ले लिया। The properties of any metal may be changed if it is mixed with some other substances. The substance added may be a metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals, or a metal or a non-metal. अभी यहाँ पे इसने अलॉयज की बात करी है कि कौन कौन से अलॉयज होते हैं। If one of the metals is mercury, then alloy is known as amalgam. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन ऑफ प्योर मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रास, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो हमें पता चल गया ब्रास किसका अलॉय होता है? कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं,
तो ब्रास क्यों आएगा? सेम वे ब्रॉन्ज, देखो सेम जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही ऑप्शन में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर से कोई अलॉय लेके आ गए जो किसी को पता ही नहीं है। ब्रॉन्ज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, दोनों मेटल है कॉपर एंड टिन, तो ब्रॉन्ज भी नहीं आएगा। अभी बचा क्या? अमेलगम और स्टील। ठीक है, बट अभी यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि अमलगम और स्टील, स्टील का भी मेंशन है ऊपर। ठीक है, स्टील के बारे में भी मेंशन है। Alloying is a very good property of improving the properties of metal. For example, iron is a widely used metal but is never used in pure state. Small amount of carbon, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. So इसका option is D. Steel is the answer. ठीक है, क्योंकि स्टील में कार्बन भी प्रेजेंट होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। सो इसको डायरेक्ट में काउंट नहीं करेंगे, बट दो ऑप्शंस को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, ब्रास और ब्रॉन्ज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Buckminster fullerene, which looks like a football, is an allotropic form of। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 10th क्लास की बुक है। Fullerenes form another class of carbon allotropes। खत्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कितने हो गए? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करंट वोल्टेज वेरिएशन पूछ रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, ये 12th की बुक में मिलेगा आपको, 12th के एनसीईआरटी में मिलेगा। बट चलो 8 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो 9 10th की हम एनसीईआरटी कंसिडर कर रहे हैं, सो वी विल नॉट काउंट दिस क्वेश्चन। 59 डन। 60। The green plants in a terrestrial ecosystem absorb sunlight that falls on their leaves and convert into food energy. The percentage of solar radiation absorbed by all green plants for the process of photosynthesis is about। मैं देख रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था। ठीक है, ये हमने कराया है ये क्वेश्चन, ये हमने जो कराया उसमें से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, एनीवेज। ठीक है, क्लास 9th की बुक है, फूड चेन एंड वेब्स। The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy। डायरेक्ट स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट। इसमें तो आप डिसएग्री नहीं करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, Fe2O3 solid plus 2 aluminium solid gives 2Fe solid plus Al2O3 solid। Which of the following statements about the given reaction is not correct? ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? थर्माइट रिएक्शन है। क्लास 9th एनसीईआरटी, thermite process for joining railway tracks। These displacement reactions are highly exothermic। डायरेक्ट रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी तो रेलवे ट्रैक ज्वाइन होंगे। ठीक है, क्योंकि मोल्टन आयरन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मोल्टन आयरन लग गया, फिर वो सॉलिडिफाई होके रेलवे ट्रैक ज्वाइन हो जाएंगे अपने। एफ लिक्विड आएगा यहाँ पे, वहाँ पे एफ लिक्विड मेंशन नहीं किया उसने। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। to join railway tracks or cracked machine parts। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? सेकंड ऑप्शन देखो, इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, एंडोथर्मिक नहीं होती थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो जो आयरन है वो मेल्ट होएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 8 हो गए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 62। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये देखो मैंने पढ़ा है उससे है, ये तो मैं बोला नहीं आपको। मैंने आपको ये कहा है कि ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड गाइडेंस, ये है मेंटरशिप। ठीक है, दिस इज मेंटरशिप। अगर मैं आपको ऐसे बोलता मैंने पढ़ा है वहाँ से आया है, मैं हूँ, मेरे 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 मटेरियल से यूपीएससी कॉपी करती है क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी अनफेयर एंड दैट इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ यूपीएससी। Question number 62. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the lists. Electrolysis of water, burning of coal, iron nail immersed in copper sulfate solution, addition of barium chloride solution to aluminium sulfate solution. ये कौन सी रिएक्शन है, ये पूछा है अपने से। बर्निंग ऑफ कोल, क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2 प्रोड्यूस करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो लिस्ट 1 में जो बी है वो लिस्ट 2 में 2 से मैच होएगा। सो बी का 2 होना चाहिए। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया। ठीक है, बी का 2 है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water. Let us perform some more decomposition reactions. Let us perform some more decomposition reactions. अगले पेज से ही है। Electrolysis of water is what? Decomposition reaction. ए का 3, ऑप्शन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट। सी का क्या आया 4, आयरन नेल इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डी का आया 1, एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 9 क्वेश्चन। ये नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये 9th-10th का कंसिडर कर रहा हूँ मैं। अगर आपने 6 to 12th एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, 50 में से 45 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। यू कैन बी इन द टॉपर्स अगर आपने इतने अच्छे से एक गाइडेंस के अंडर आपने तैयारी करी है तो। बट नो वन विल टेल यू, फिर कोचिंग नहीं चलेगी ना, दुकान बंद हो जाएगी। दिस एग्जाम इज़ वेरी इजी अगर किसी के पास गाइडेंस है तो। 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन से प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होती है। इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन ही तो चला ही गया। चैप्टर 1 क्लास 9th, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, क्या दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। 9th क्लास की पहला पेज, पहला चैप्टर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज व्हाट, इज ए केमिकल रिएक्शन। पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डायरेक्ट पहले पेज से क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 आउट ऑफ 13 डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जो बाकी 3 है वो भी एनसीईआरटी से ही है, बट वो 9th-10th की से नहीं है। 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इनमें से कौन सा मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। Metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen immediately catches fire. पोटाशियम और सोडियम तो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। पोटाशियम और सोडियम को तो हटा दो आप। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज अगले लाइन से भी क्वेश्चन ले लिया।
द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, बट हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। देखो रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम सॉलिड प्लस 2H2 लिक्विड, CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनते हैं, स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। सो कैल्शियम भी गया, बचा क्या, आयरन। इसी पेज से क्वेश्चन ले लिया, यहीं से क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, 11 अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2HgO हीट करते हैं तो 2Hg प्लस O2, द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ HgO, Hg इज मरकरी एंड O2 इन द अबव रिएक्शन इज। कहाँ मिलेगी रिएक्शन, नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, कोई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक में हम वो तो कर नहीं रहे कुछ कि हम BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। कहाँ मिलेगी रिएक्शन, ये रिएक्शन मिलेगी आपको 9th-10th की एनसीईआरटी की बुक में, वहीं से क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। क्लास 9th, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। HgO को हीट किया है, 2HgO सॉलिड हीट किया है, 2Hg लिक्विड प्लस O2 गैस। सो Hg इज इन लिक्विड स्टेट एंड O2 इज इन गैसियस स्टेट। ऑप्शन डी, सॉलिड लिक्विड गैस। डायरेक्ट क्वेश्चन, रिएक्शन गिवन एनसीईआरटी में, देख लो आप, चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। ऐसे एनालाइज करोगे तो यू विल रियलाइज कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, 12 अभी आ गई बायोलॉजी। सो व्हाट डज द क्वेश्चन से, द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफस्प्रिंग इज आर माइटोसिस या मियोसिस। पहले तो आपको ये पर समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, we have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found the problem mentioned above is to have special lineage of cells and specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells. This is achieved by a process of cell division called meiosis. ठीक है, और जब हम सेल्स कंबाइन हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन, meiosis and fertilization। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूकैरियोटिक cells are much more complex as compared to the prokaryotes. Yes, prokaryotes are primitive cells. Which of the following structure is exclusively present in यूकैरियोटिक सेल। कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। क्वेश्चन कहाँ से आया, चैप्टर सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया है आपको। ठीक है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन 14, an important cause of tooth decay by the bacterium Streptococcus mutans is because of their ability to attach to teeth surface by producing slime layer from, वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको पता भी नहीं है बैक्टीरिया करता क्या है तो स्लाइम लेयर किससे प्रोड्यूस होती है, क्लास 10th। dental caries, it begins when bacteria acting on sugar produce acids that soften and demineralize the enamel, acting on sugar। डायरेक्ट क्वेश्चन, कितने हो गए 15, 18 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, बाकी भी एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, दिस क्वेश्चन आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इन 9th और 10th की एनसीईआरटी में, नहीं मिला मेरे को, बट एनीवेज फ़र्क नहीं पड़ता हमें, 200 में से 200 थोड़े ना स्कोर करने हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग।
विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहाँ से? सेम पेज। When these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the numbers of chromosomes and DNA content in the new generation. तो number of chromosomes DNA content same रहता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कितने हो गए? 16, 16। सिर्फ 9th एंड 10th की एनसीईआरटी को रेफर कर रहा हूँ मैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर इन। एक फ्लावर और हनी बी की रिलेशनशिप होती है, उसमें फ्लावर को किस तरीके से हेल्प मिलती है? फास्टर डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, क्विक जर्मिनेशन ऑफ pollen, इंक्रीज इन साइज। डायरेक्ट क्वेश्चन। कहाँ से? what you have learned? Reproduction in flowering plants involves transfer of pollen grains from the anther to the stigma, which is referred to as pollination. This is followed by fertilization. कौन करता है ट्रांसफर? हनी बी। ठीक है। 17। चलो अभी कोई साइंस की क्वेश्चन नहीं है इस पेज में। नेक्स्ट 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 नहीं है। ओके 83। डायरेक्ट क्वेश्चन है। समवन वाज टेलिंग मी कि स्टेटमेंट सेम है, बस राम बंदे का नाम चेंज कर दिया। ठीक है। मोशन में है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। Miss Rani decides to convert her AC generator into a DC generator. Which of the following she would need to use? Direct question. Electric generator. कहाँ पे given है? To get a direct current DC which does not change its direction with time. DC में direction change नहीं होती. What should be used? A split ring type commutator must be used. A split ring type. Direct question. 19. Next question. रमेश कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। तो रमेश को कौन सी प्रॉब्लम है? मायोपिया। मायोपिक विजन है, दूर का नहीं देख पाता। बोलते हैं ना यू वाई आर यू सो मायोपिक। अब दूर की चीज़ें क्यों नहीं देख पा रहे हो? दूर का सोचो। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ठीक है, 2 मीटर हो जाएगी फोकल लेंथ, तो पावर क्या हो जाएगी? 1/f यानी 0.5। अब हमें साइन देखना है बस। 0.2 तो आउट हो गया, बस साइन देखना है, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आया? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पावर ऑफ अ लेंस। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, p इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। सो मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं? मायोपिया में वी यूज कॉन्केव लेंस। सो कॉन्केव लेंस की पावर क्या होगी? नेगेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन। आई एम स्टिल नॉट एबल टू रियलाइज कि आप पढ़ क्या रहे हो। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ रहे हैं अभी भी। इट मीन्स दैट यू आर मिसगाइडेड, वरना एग्जाम बहुत ईजी है और इतनी जनता को मिसगाइड किया गया एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन लेंथ एरिया, इन सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इनहेरेंट होती है। आयरन का अगर पोल है उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम है, आयरन की अगर मेरे पास एक छोटी बॉल है उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है। यहाँ पे गिवन है
रजिस्टिविटी के बारे में भी गिवन है, द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ऑफ द मटेरियल, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, ऑप्शन 1 इज आउट। अभी क्या बचा, 2 3 2 4, मतलब 2 सही है, 3 4 में देखना है। रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, नहीं। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती लेंथ पे, 4 इज आउट, 2 एंड 3 डायरेक्ट क्वेश्चन है। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन, a liquid is heated up to a certain temperature, which of the following situation would correspond to the boiling of the liquid? This question is not direct from 9th 10th, but ये 11th के एनसीईआरटी में, आई थिंक ये स्टेट्स ऑफ मेरिट 11th क्लास में यहाँ पे गिवन है। बॉइलिंग कब होती है, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दैट इज व्हेन बॉइलिंग ऑकर्स। इसको आई विल नॉट काउंट एज डायरेक्ट, चलो ठीक है। दिस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट काउंट नहीं करूँगा, बट ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ गिवन है। 11th क्लास के एनसीईआरटी है। However, this notion was rejected in 1828 when F. Wallace synthesized an organic compound, urea. Urea is an organic compound from an inorganic compound, ammonium cyanate. From an inorganic compound, ammonium cyanate. Not an example of organic compound, मतलब inorganic compound कौन सा है, अमोनियम साइनेट। ये भी एनसीईआरटी से, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये रेड मार्क होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो 9th और 10th की कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ। 89 Which one of the following acid is used by goldsmith for cleaning of gold and silver articles? क्लास 9th मेटल एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th में अभी याद नहीं है किस कौन सी क्लास में है, बट गिवन है। A man went door to door as posing as a goldsmith. Can you play the detective to find out the nature of solution he had used? थोड़ा सा आगे बढ़ गया है यूपीएससी ना, क्वेश्चंस पूछे वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछ लिया। जिसने इसको सॉल्व किया है, जिसने ये बुक अच्छे से करी है सॉल्व, कर पाएगा सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने हो गए, 22। रेड मार्क कर दिया है, बट ये एनसीईआरटी से है, ये याद रखना, 11th 12th की से है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट गिवन इन 9 10, बट 11th 12th में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील? देखो एक पेज से ना 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस पेज से 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं कोरोजन से। किसके बारे में बात करिए, स्टील के बारे में। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. जब आयरन को मिक्स किया जाता है निकल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। नॉट एन असेंशियल कंपोनेंट, आयरन निकल क्रोमियम तो है, इन नहीं है, इन स्टेनलेस स्टील। डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने हो गए, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। प्रोसेस पूछा है, सेपरेशन मेथड पूछा है, ठीक है। क्लास 9th, which separation techniques will you apply for the separation of the following? Different pigments, butter from curd. ब्यूटी देखो आप, 9th क्लास का बच्चा ही क्वेश्चन सॉल्व कर देगा जिसने अच्छे से वो बुक पढ़ी होगी उस साल, बट आप नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे यार, क्योंकि आप और कुछ ही पढ़े जा रहे हो, पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो आप, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। पिगमेंट्स, क्रोमेटोग्राफी। हो जाएगा ना क्वेश्चन। सी का क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन। सी का होगा सेकंड ऑप्शन।
ए और बी ऑप्शन आउट हो गए, सी और डी बचे। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, क्रोमेटोग्राफी। वाटर केरोसिन ऑयल का भी देख सकते हो आप, सेपरेटिंग फनल से हो जाएंगे क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, बच्चा कर लेगा 9th। 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैं साइंस दिखा रहा हूँ जो आपको टफ लगती है, ऐसा हर हर उसमें है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, डिट्टो एनसीईआरटी उठ के आती है इस एग्जाम में। बट बात वो है कि आपको ट्रस्ट नहीं है उस बुक पे और आप पढ़ते नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये तो आसान ही है, ये क्या ही है इसमें, ये तो आती है मुझे, मैं कोचिंग के नोट्स पढ़ूंगा, मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, इस एग्जाम में नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये बुक पढ़ते रहो, बस बार बार इसी चीज़ को पढ़ते रहो, इतनी बार पढ़ते रहो कि ये याद हो जाए आपको। देखो देखो देखो, हर क्वेश्चन देखो आप, एक भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको एनसीईआरटी के बाहर से, और ये 9th 10th की पतली पतली बुक है। ठीक है, 200 नंबर का दिखा रहा हूँ आपको भी काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखो आप, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, दीज ऑल आर रिक्वायर्ड। CO2 required, chlorophyll required, sunlight required, water required, H2O required, but oxygen, why will be the oxygen required here? Oxygen is the byproduct, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है, रिक्वायरमेंट क्यों होगी इसकी? ऑप्शन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन। 25। ऐसी वीडियोस बनाने में एफर्ट बहुत लगता है, पहले हर क्वेश्चन का सोर्स देखो। ठीक है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, कि हाँ ऐसे यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कोई बता ही नहीं आपको ये, नो वन विल टेल यू। सो दिस क्वेश्चन आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड, 9th 10th में मुझे नहीं मिला है, बट 11th में मिल जाएगा आपको, बट इतना डीप डाइव भी नहीं जाना है कि मुझे तो हर क्वेश्चन ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स? ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन दी फ्लावर, यहाँ पे देखो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several times to form an embryo, zygote के बाद क्या आता है? एम्ब्रियो। गलत, गलत, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। अभी आप देखो, एग zygote एम्ब्रियो सीड आएगा, एग सीड zygote एम्ब्रियो आएगा, ऑब्वियसली द लास्ट थिंग इज सीड। ऑप्शन ए, डायरेक्ट क्वेश्चन। 26, 26 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, करेक्ट सीक्वेंस, द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, नेक्स्ट वहीं से उठा लिया, अगली लाइन से उठा लिया, द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, ओव्यूल फ्रूट में नहीं होता, ओव्यूल जाइगोट में नहीं होता, ओव्यूल सीड, ओव्यूल सीड, ओवरी फ्रूट, ये भी गिवन होगा आगे। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, वहीं से उठा लिया, अगली लाइन से क्वेश्चन उठा लिया फिर से, ओवरी फ्रूट में, ऑप्शन डी। 27, 27 क्वेश्चन। साइंस नॉट प्रेजेंट, साइंस ओके, हाँ फिजिक्स आ गई अब। An iron nail sinks in water whereas an iron ship floats. Which of the following statement is correct in this regard?
आयरन नेल तो सिंक कर जाती है बट आयरन शिप फ्लोट करती है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? बायोन्सी, क्लास 9th। Have you ever wondered why a ship made of iron and steel does not sink in the water, but while the same amount of iron and steel in the form of sheet would sink? समझ गए होगे आप क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन। 28। माई एम इज टू मेक यू रियलाइज कि हाई फाई चीज़ों में मत जाओ, हाई फाई चीज़ों में मत जाओ। 28। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन। मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल में है तीनों। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, 1/r इफेक्टिव, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 29। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, मैग्नेटिज्म से। What will happen if a collection of positive and negative charges are passed high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion? ठीक है, how charge particles behave in a magnetic field, magnetic effects of electric current में given है। 30। अब हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा आपको, वो आपको पता ही होंगे, आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे ना। ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय रेडिएशन y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। कैसा मोशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जब पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है। यहाँ पे a क्या है? g हो गया, इसका मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है वो। ठीक है। 31। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी, आपको ये पता होना चाहिए। प्रेशर इज व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एरिया कौन सा? हॉरिजॉन्टल एरिया, जिसपे वो ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है। ठीक है। 32। अभी केमिस्ट्री आ गई, अभी डायरेक्ट दिखा देते हैं आपको फिर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके? The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. जब जिंक ऑक्साइड को मैंने कार्बन के साथ हीट किया तो then it converts into zinc solid plus carbon monoxide gas. क्वेश्चन क्या पूछा था? विच ऑन द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन? कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यूजिंग कार्बन? यूजिंग कार्बन मैंने जिंक को एक्सट्रैक्ट कर लिया। रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, जो गिवन है, जो बुक में गिवन है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कहीं दूसरे बुक से उठ के आ रहा है जो आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर आपको कोई टीचर आके बताएगा ये देखो मैंने पढ़ाया था ये, तब आप उसके पास चले जाते हो, हाँ इन इन सर ने ही पढ़ाया था, इनके यहीं से आता है। सर ने आपको 1000 चीज़ और भी पढ़ाई थी, वो नहीं आई कभी। ठीक है, सर अगर 5000 चीज़ पढ़ाएंगे आपको, 5000 चीज़ पढ़ाएंगे, उसमें से एक चीज़ तो आ ही जाएगी पक्का, बस वही दिखेगी फिर आपको कि ये देखो मैंने पढ़ाया था ये मेरे में से आया है। और वो 4999 जो चीज़ें थी वो, उसका जो बर्डन आया आपके दिमाग पे, इससे अच्छा पढ़ो ही मत ना 5000 चीज़। 100 चीज़ पढ़ो, उसमें से 80 चीज़ आ जाएंगी एग्ज़ाम में। 33। डायरेक्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलोइडल सोल्यूशन? कोलोइडल सोल्यूशन के बारे में बात करिए 9th क्लास की बुक में। व्हाट इज अ कोलोइडल सोल्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सी चीज़ें सही नहीं है? कोलोइडल सोल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर।
बट एक्चुअली बोल दिया पहले एनसीईआरटी वालों ने, ध्यान दे लो, बट एक्चुअली a colloidal solution is a heterogeneous mixture. It is not a homogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture. Option B. 34. ये याद रखना, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, ये मत भूल जाना आप, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। केरोसिन एंड पेट्रोलियम मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय, मिल जाएगा ये भी एनसीईआरटी में, ठीक है। सब्लिमेशन का रोल ही नहीं है कुछ यहाँ, ठीक है। सेपरेटिंग फनल का भी कोई रोल नहीं है, लगभग सेम डेंसिटी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कंप्रेसिंग एंड कूलिंग का भी क्या ही है। 35. As proposed by Dalton, which of the following symbol represent phosphorus? Symbols of some elements as proposed by Dalton. phosphorus कहाँ है? अगली बार के लिए सचेत हो जाओ कि अगली बार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में बहुत टफ लगेगा ये क्वेश्चन, बट सिर्फ अगर यही चीज़ पढ़ी होगी, इस फिगर को बार बार देखा होगा, बार बार देखा होगा, और इस पे ध्यान दिया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, एक तरीके से मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। यहीं से क्वेश्चन बनाता है एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ये बुक होती है उसके हाथ में, तो भी आप ट्रस्ट नहीं करते कि नहीं 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 मेरे सर के नोट्स होंगे उसके हाथ में ना, वो मेरे सर के नोट्स यूज़ कर रहा है। एग्जामिनर इज़ नॉट यूजिंग दीज बुक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई थिंक किसी भी क्वेश्चन में डिनाई नहीं करोगे आप कि नहीं 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 सर ये डायरेक्ट नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट है। 36. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कार्बन इज आर करेक्ट। जैसे ही मैंने पढ़ा है क्वेश्चन मुझे याद आ गया, तो कार्बन इन इट्स कंपाउंड से है। देखते हैं आप कहाँ से है। पहला क्या कह रहा है, कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी थिंग्स वी यूज, ठीक है। कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है, ऑप्शन 1 दिख रहा है। कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैनी थिंग्स वी यूज, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। ऑप्शन डी तो पहले ही आउट कर देते हैं हम। अभी क्या बचा, 1 1 2 1 2 3, 2 देख लेते हैं। कार्बन शोज टेट्रावेलेंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ओके। वेयर इज कैटिनेशन, अब ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कैटिनेशन का है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटिनेशन carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules. This property is called catenation. Yes, this is true. टेट्रावेलेंसी भी शो करता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 1 2 1 2। अब ऑप्शन 3, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स। यस, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, मिल जाएगा यहाँ पर, ढूंढोगे ना, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। कार्बन फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ हर चीज़ ना, बट मेरा एम जो था वो आपको क्लियर हो गया होगा। मेरा एम था आपको रियलाइज़ कराना कि एग्ज़ाम कहाँ से सेट होता है। 37, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, बट ये क्वेश्चन भी थीम्स में है, मैंने देखा है, ठीक है। ये भी फर्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन थीम्स के फर्स्ट पार्ट में है, ये पूरा ये गिवन है। जैसे मैंने साइंस के लिए किया है वैसा मैं हर चीज़ के लिए कर सकता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी हर चीज़ के लिए बुक्स बता सकता हूँ आपको, बट वो मैंने बता दिया आपको। बुक्स कौन सी है, एनसीईआरटी। फोकस ऑन 9 10th क्लास, ठीक है। 37 हो गई। नहीं है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन साइंस का, ओके आ गया। Which one of the following graphs represent the equation of motion v equals to u plus at where all quantities are non-zero and symbol carry usual meaning? Very easy question. Accelerated motion है,
तो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली थोड़ी ना बढ़ेगा, कम हो रहा है डिस्टेंस टाइम के साथ। ऑप्शन डी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पैराबोला आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने हो गए? 37, 38। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 38 के 38 करेक्ट होने चाहिए थे आपकी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिनिमम एफर्ट डालने में आप मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो। 38 क्वेश्चंस आर फ्रॉम ओनली दीज टू बुक्स। इतनी एफिशिएंसी कहीं नहीं मिलेगी। Which one of the following statements is true for sound wave propagating in air? Sound is an electromagnetic wave and transverse in nature. Sound is a mechanical wave and longitudinal in nature. साउंड मैकेनिकल वेव होती है, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। पहली बात तो साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। किसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है साउंड? ऑप्शन ए और डी को तो हटा दो आप। मैकेनिकल वेव है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है। ये देखो मैकेनिकल है, आया ना मैकेनिकल। अब नेचर पता करना है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल। क्लास 9th आई थिंक। Sound waves are characterized by motion of particles in the medium and are called mechanical waves. Sound waves are mechanical waves. Clear है? Sound waves are longitudinal. Heading से क्वेश्चन उठा लिया, अरे वाह। Sound waves are longitudinal waves. हेडिंग से क्वेश्चन उठा लिया। ऑप्शन बी डायरेक्ट क्वेश्चन 39। न्यूमेरिकल है, हो जाएगा, डायरेक्ट है 40। Which one of the following optical phenomena supports that light is a transverse wave? नहीं मिलेगा, 9-10 में मिल भी जाएगा, ढूंढोगे तो ढंग से, बट 11th-12th की क्लास में। Finally, in section 10.7, we will discuss the phenomena of polarization, which is based on the fact that light waves are transverse electromagnetic waves. Phenomena of polarization. इसको मैं डायरेक्ट में काउंट नहीं करता हूँ, 9-10 से नहीं है ना। अभी आ गया लास्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, नहीं कर पाए थे बच्चे इसको सॉल्व, एंड द क्वेश्चंस आर ओवर नाउ। So what I wanted to tell कि 40 questions out of 50 in science are from 9th and 10th का NCERT। 30 क्वेश्चंस कर लो, कितना स्कोर आएगा? 120, 200 में से। इंग्लिश भी है, ठीक है, पैटर्न देखो पहले, इंग्लिश भी तो है। साइंस की बात हुई है, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ोगे, करंट इवेंट्स भी पढ़ोगे। सो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया व्हाट इज रिक्वायर्ड। 9th and 10th का NCERT का बुक, इसको अच्छे से करो, मज़े करो। ज्योग्राफी के लिए 9th-10th का NCERT प्लस 11th की फिजिकल ज्योग्राफी करो, मज़े करो। हिस्ट्री पॉलिटी जितना एफर्ट डालोगे उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हिस्ट्री में थीम्स पढ़ लो, रिलैक्स करो। पढ़ लिया, रिलैक्स कर लिया, क्वेश्चन होएगा तो हो जाएगा, वरना नहीं होएगा। बट साइंस ज्योग्राफी में ये सब नहीं कर सकते आप। साइंस ज्योग्राफी में ये नहीं बोल सकते आप कि मैं पढ़ लूँगा बाकी होएगा तो होएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे करना है आपको। पॉलिटी इज ऑल्सो रिवॉर्डिंग। अगर समझ आ गई एक बार, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। दैट इज वाई इन पॉलिटी यू नीड अ गुड टीचर। करंट इवेंट सबसे ईजी, लास्ट में पढ़ो कौन सी एक्सरसाइजेज हुई हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, ठीक है, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। डेली करंट इवेंट्स पढ़ते रहते हो, क्वेश्चन आते हैं 10। यहाँ तो मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिखा दिए, 40 क्वेश्चन दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है, 2 बुक से। सो प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम वेरी केयरफुली एंड ओनली ऑन दोज रिसोर्सेज जिससे आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुछ भी मत पढ़ने लग जाओ, कोई लूसेंट की बुक पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। लूसेंट की बुक में क्या है, लूसेंट की बुक में ये 9-10th के NCERT को कॉपी करके बल्क बना दिया पूरा वहाँ।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके, इतनी बल्कि बुक है वो, कभी याद नहीं होगी लाइफ में। इस बुक को देखो आप एक बार, देखो इन पेजेस कितना इजी है, कितना साफ सरल सुंदर, समझ आ रहा है, डायग्राम बना रखा है यहाँ, बाय एंड फोर्स समझाने के लिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझाने के लिए। सो आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, शेयर योर व्यूज़, व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू मेक। ठीक है, ऐसी और वीडियोस चाहिए आपको। अब ऑब्वियसली इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस। पसंद भी तो नहीं करता ये वीडियोस देखनी कोई। अब 1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा। बुक्स मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी फॉलो करनी है बस, उसके बाद मज़े करने। वन मोर थिंग फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कोई भी बुक कर लो, मैथ्स में आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। ट्रिग्नोमेट्री पता है तो पता है वो, फिर वो उसमें चाहे क्वेश्चन कहीं से आए। मैथ्स में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए एनसीईआरटी से। मैथ्स इज समथिंग दैट यू हैव टू सॉल्व एंड प्रैक्टिस। सेम इज़ विद इंग्लिश। बट जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, जितना एफर्ट डालोगे उससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड अदर थिंग्स आर अबाउट प्रैक्टिस। सो आई हैव गिवन यू अ फेयर आइडिया कि क्या करना है अभी अगले 1 महीने में। ठीक है, स्टिल इफ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद मी, दिस इज़ माय नंबर। ठीक है, प्लीज़ मैसेज मी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। सीधा डाउट मत पूछो कि हाउ शुड आई प्रिपेयर, प्लीज़ गिव मी सम टिप्स। ऐसे टिप्स नहीं मिलेंगी, मेहनत करना पड़ेगा आपको, यू टू वर्क हार्ड। ठीक है, अगर अच्छी गाइडेंस मेंटरशिप होगी तो हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, फिर इजी इजी चलेगा काम, रिलैक्स चलेगा माहौल। ओके, जय हिंद एवरीवन।